हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं MCS 202 का जून 2024 का सॉल्यूशन। इसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोगों का इग्नू BCA न्यू का सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और साथ में PG DCA न्यू में भी ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का है एक्सप्लेन हार्वर्ड आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोग से हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। The Harvard architecture is a computer architecture designed where the CPU has separate memory storage for instruction and data. This separation allows simultaneous access to both memory spaces, enhancing speed and efficiency, as opposed to the one neon architecture where the instruction and data share the same memory and bus. ठीक है, तो देखिए हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है ना, ये आप लोगों का ना वन नियॉन मैन आर्किटेक्चर का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो देखिए वन नियॉन मैन आर्किटेक्चर में क्या होता था कि जो इंस्ट्रक्शन के लिए जो डेटा होता था, ठीक है, और जो मेमोरी के लिए मतलब इंस्ट्रक्शन के लिए और डेटा के लिए जो मेमोरी होना चाहिए था वो एक ही जगह रहता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि आप एक बार में या तो कोई इंस्ट्रक्शन काम कर सकते हो या फिर कहीं से डेटा उठा सकते हो। ठीक है, मतलब कि डेटाबेस में जाके मेमोरी में जाके डेटा ले सकते हो। दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो, मतलब कोई काम नहीं कर सकते हो और या तो काम करो या फिर आप डेटा लो, है ना, ये कर सकते थे। लेकिन वही हार्वर्ड आर्किटेक्चर में इसी का अपग्रेडेड वर्जन हुआ है जहाँ पे CPU के पास ना सेपरेट मेमोरी लोकेशन है दोनों चीज़ के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए और डेटा के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के लिए अपना मेमोरी लोकेशन है, मतलब मेमोरी है, और डेटा के लिए अपना मेमोरी है। इससे क्या होता है कि ये जब दोनों अलग अलग है तो इससे क्या होता है कि मेमोरी स्पेस अलग अलग हो गया तो CPU के पास रहता है कि वो साइमल्टेनियस काम कर सकता है। ठीक है, वो एक साथ कहीं से इंस्ट्रक्शन भी उठा सकता है और फिर कहीं से डेटा को भी ले सकता है, दोनों एक साथ काम कर सकता है क्योंकि उसके पास अलग अलग जगह है। तो वो एक बार यहाँ जाके कोई इंस्ट्रक्शन उठा लिया, यहाँ जाके कोई डेटा उठा लिया और इस तरह से काम करता है। समझे, यही देखिए दिस सेपरेशन अलाउ वही साइमल्टेनियस एक्सेस टू बोथ मेमोरी स्पेस। इससे क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है स्पीड बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है और वन नियन आर्किटेक्चर में यही सब चीज़ नहीं होता था। ठीक है, वेयर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा शेयर द सेम मेमोरी एंड बस। ठीक है, वो यानी कि वन नियन में दोनों चीज़ एक ही जगह रहता था। अब यहाँ पे देखिए इसका आप ये भी देख सकते हो डायग्राम। ये आप लोगों का CPU है, अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इंस्ट्रक्शन मेमोरी एक जगह है, डेटा मेमोरी दूसरी जगह है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हम लोग का एड्रेस में है और यहाँ से फिर इनपुट आउटपुट होता है। यानी कि अब ये CPU क्या कर सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन उठाना है तो यहाँ से ले आएगा तुरंत, कोई डेटा मेमोरी उठाना है मतलब कहीं से कोई डेटा लेना है तो वो यहाँ से ले लेगा। देख रहे दोनों अलग अलग जगह है, तो इससे क्या होता है कि CPU अच्छे से काम कर पाता है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए पहले इंस्ट्रक्शन मेमोरी क्या होता है, स्टोर द प्रोग्राम कोड, यानी कि इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द CPU व्हाट टास्क टू परफॉर्म। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी मतलब कि क्या काम करना है CPU को, वो प्रोग्राम कोड वो होता है, स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन मेमोरी में, है ना। उसके बाद आता है डेटा मेमोरी। इसमें क्या होता है, स्टोर द डेटा द CPU ऑपरेट्स ऑन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा मेमोरी मतलब कि किस डेटा पे काम करेगा CPU, है ना, यानी कि जो काम इसको इंस्ट्रक्शन मिला है उसके लिए कौन कौन सा डेटा का जरूरत होगा वो आप लोगों का डेटा मेमोरी में रहता है। उसके बाद आता है सेपरेट बसेस। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूजेस डिस्टिंक्ट बसेस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा अलाउइंग द CPU टू फेच इंस्ट्रक्शन एंड डेटा साइमल्टेनियसली। वही सेपरेट बसेस मतलब ये जो हम लोग का जा रहा है ना इंस्ट्रक्शन मेमोरी से, ये जो आप कह सकते हो एरो, ये हो गया हम लोग का बस, है ना। बस मतलब कि यहाँ से डेटा आ रहा है जा रहा है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए अलग बस है, कंट्रोल मेमोरी के लिए मतलब डेटा मेमोरी के लिए अलग बस है। और यही चीज़ वन नियन में नहीं होता था, उसके लिए एक ही बस होता था। ठीक है, इसलिए उस बस से या तो इंस्ट्रक्शन जा सकता था या फिर डेटा। तो यही हो गया भाई हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम लोगों ने एकदम अच्छा से बता दिया, डायग्राम भी देख लिया, सब कुछ बता दिया, समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्सन। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग को डेसिमल से बाइनरी में बोल रहा है, फिर दूसरा है डेसिमल से, फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, फिर ASCII को UTF में और फिर ऑक्टल को डेसिमल में। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोगों का आते रहता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको ये MCS 202 का जून 24 का ये जो मैं पूरा आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ये जो पूरा एक प्लेलिस्ट होगा, अगर आपको यही चीज़ PDF के फॉर्म में चाहिए ना, यही सॉल्यूशन पूरा, तो मैं ये भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे मैं ये वाला PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, MCS 202 जून 24 सॉल्यूशन। आप सिंपली इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो MCS 202 है ना, अगर आप लोगों को मान लीजिए अभी लेटेस्ट में हो, अभी नई एडमिशन हुआ है, BCA न्यू में हो, तो आप लोग ही हो पहले बैच वाले, है ना।
तो आपके पास अगर मान लीजिए MCS 202 का बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जैसे मैं अभी और 1-2 पेपर करवा दूंगा, अगर आप अभी हाल फिलहाल में देख रहे हो और अगर मान लीजिए आप 1 साल बाद देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा पेपर करवा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। पर अगर आप हाल फिलहाल में देख रहे हो और अगर आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, तो आप इसका मैंने MCS 012 का सॉल्यूशन करवाया था, ठीक है, जो पुराने BCA वाले हैं उसमें सेकंड सेमेस्टर में MCS 012 हुआ करता था, वो डिट्टो यही सब चीज़ था, समझे, सेम टू सेम। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने MCS 012 में ऑलरेडी करवा दिया था, और उसी का एक है ये सब डेसिमल टू बाइनरी, ये सब जितना है ना मैंने MCS 12 में करवा दिया है, ठीक है। तो मैंने MCS 012 का सॉल्यूशन करवाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको पढ़ना है, एकदम ज्ञान लेके पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करके पढ़ना है, तो MCS 012 को जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सब बताना जरूरी था, इसको टाइम वेस्ट मत समझिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, डेसिमल 873 को हम लोग को बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए, टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी रिपीटेडली डिवाइड द नंबर बाई 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर, ठीक है। अगर कोई भी डेसिमल होता है हम लोगों को अगर उसे बाइनरी में करना है, तो हमको सिंपली क्या करना है कि भाई उस नंबर को ना 2 से डिवाइड करते जाओ, समझे, तब तक करते जाओ जब तक वो 1 ना हो जाए, मतलब लास्ट में 1 ना बचे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अच्छा ये चीज़ को आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये चीज़ का आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, आप डायरेक्ट आके ये काम कर सकते हो एग्जाम में, समझे। तो चलिए करते हैं, 873 डिवाइड बाई 2 किए तो क्या आया 436, आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, तो 1 बचा, ठीक है। अच्छा मैंने इसको इस ढंग से लिखा, आप चाहो तो जैसे मैथ्स के फॉर्म में डिवाइड करते हो ना, ऐसे लाइन खींच दिए, यहाँ पे 873 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, है ना, उस तरह से अभी लिख सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, समझे। तो मैंने ये किया 436, रिमाइंडर आया 1। अब मैंने फिर से इस 436 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो आया 218, रिमाइंडर बचा 0। फिर 218 को 2 से किए तो आया 109, फिर से आया रिमाइंडर 0। फिर 109 को 2 से किए तो 54 हुआ, रिमाइंडर बचा 1। 54 को 2 से किए फिर आया 27, रिमाइंडर 0। 27 को 2 से किए 13, रिमाइंडर 1। 13 को 2 से किए 6, रिमाइंडर 1, ठीक है। 6 को 2 से किए 3, रिमाइंडर 0। 3 को 2 से किए 1, रिमाइंडर 1। फिर 1 को 2 से किए तो हुआ 0 और रिमाइंडर आया 1, समझे। तो आप यहाँ पे भी रुक सकते थे, जैसे रिमाइंडर 1 हुआ आप रुक जाइए और यहाँ से ऐसे काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे जाके कर लोगे तो और अच्छा साफ दिखेगा आपको। तो आप देखिए आपने कर दिया डिवाइड, सारा रिमाइंडर को आपने नोट कर लिया है ना, हर इस पे। अब आपको क्या करना है ना, कि आपको रीड द रिमाइंडर बॉटम टू टॉप, ठीक है। आपको नीचे से ऊपर पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि आप ऐसे लिख दो, ये लिख दो 1001, ऐसे नहीं, आपको नीचे से ऊपर को लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए 873 जो आपका डेसिमल में है उसका बाइनरी क्या हो गया, ये नीचे से 1101101001, ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों का हो गया बाइनरी में। बाइनरी का क्या होता है, 2 होता है, डेसिमल में 10 होता है, बेस बाइनरी में 2 होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है हम लोग का, डेसिमल 384 को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए डेसिमल का कोई भी वैल्यू को जिस फॉर्म में चेंज करना है ना, हम लोग को सिंपली उससे डिवाइड करना है। तो देखिए जब बाइनरी में करना था तो हमको पता है कि उसका बेस 2 होता है बाइनरी का, तो मैंने 2 से सबको डिवाइड कर दिया, है ना। सेम विथ अगर आपको हेक्साडेसिमल में करना है तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सिंपली 16 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए वही लिखिए, टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल रिपीटेडली डिवाइड द नंबर बाय 16 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर्स, वही चीज़, ये आपको फिर से पता है, लिखना नहीं है आपको, है ना। तो चलिए करते हैं, 384 को 16 से डिवाइड किए 24 हुआ, रिमाइंडर क्या आया 0। फिर 24 को 16 से किए क्या आया 1, रिमाइंडर क्या आया 8, ठीक है। तो इसमें 8 रिमाइंडर आ गया। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि हम लोग का 1 से लेकर 15 तक का बीच का वैल्यू आ सकता है ना। तो इसलिए हम लोग का यहाँ हो गया रिमाइंडर 8। उसका देखिए फिर 1 को 16 से किए, वैसे 1 पे आया तो हम लोग रुक सकते हैं यहीं पे, तो क्या हो जाता है 1 8 0, लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया 1 को 16 से किया तो हो गया 0, रिमाइंडर का है 1। तो इसको भी हम लोग को नीचे से पढ़ना है ना हमेशा। तो रीड द रिमाइंडर बॉटम टू टॉप, क्या हो जाएगा 180। तो यानी कि हम लोगों का ये 384 जो डेसिमल में उसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए थर्ड है हेक्साडेसिमल, FAB, H मतलब हुआ हेक्साडेसिमल, ठीक है। H इज इक्वल टू हेक्सा, है ना, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब देखिए ऑक्टल में चेंज करना है हम लोग को हेक्साडेसिमल को। तो देखिए convert hexadecimal to binary and then group the binary digits into set of 3 from right to left to convert to octal, ठीक है। तो देखिए हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर बाइनरी में जाके हम लोग को ऑक्टल बनाना है ना, तो इसलिए हम लोग को वो जो बाइनरी वैल्यू है उसका 3 का फॉर्म बनाएंगे, समझे, 3 का फॉर्म। तो चलिए हम लोग इसको आपको दिखाते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो देखिए पहले हम लोग को FAB जो है उसको बाइनरी में करना है, ठीक है। तो देखिए F,
आपको मैं बता देता हूँ, देखिए ये हेक्साडेसिमल का होता है, तो हेक्साडेसिमल में क्या क्या वैल्यू है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हुआ। उसके बाद 10 को 10 नहीं लिखते हैं, ठीक है, 10 को हेक्साडेसिमल में ए लिखेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। मैंने बोला था हेक्साडेसिमल क्या होता है, 16 बेस का होता है ना, तो मतलब कि उसके अंदर वैल्यू कितना आएगा, 15, है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखिए हम लोग का 9 तक तो नॉर्मल हुआ, उसके बाद 10 11 12 को ए बी सी डी ई एफ करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको पता है एफ, एफ मतलब क्या है, तो एफ मतलब हम लोग को पता है कि 15 होता है ना। तो बाइनरी में अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे सिंपली समझिए आप। हालांकि ये सब चीज़ जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता होगा। अगर आपको याद करने के फॉर्म में करना है ना, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे हमेशा राइट टू लेफ्ट, ठीक है, मतलब इधर ऐसे। तो हम लोग का पहला फॉर्म है, ये जो पहला वाला प्लेस है इसको समझिए 2 का पावर 0 है ना। ये फिर है 2 का पावर 1, ये है 2 का पावर 2 और फिर ये है 2 का पावर 3। तो यानी कि देखिए हम लोग को 15 चाहिए, तो 2 का पावर 1 मतलब ऐसे समझिए कि 2 का पावर 0 मतलब क्या, 1 हुआ, फिर ये सेकंड प्लेस पे आ गया 2, फिर आया 4, फिर आया 8, फिर आया 16, इस तरह से प्लेसेस होता है। तो अगर हम लोग को 15 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 8 पे 1 डाल दूंगा, है ना, 4 पे भी 1 डाल दूंगा, 2 पे भी 1 डाल दूंगा और 1 पे भी 1 डाल दूंगा। तो ये क्या हो गया, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो इसलिए एफ का हम लोग का क्या बन गया, 1 1 1 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बाइनरी में, हालांकि आप यहाँ से डायरेक्ट याद कर सकते हो। फिर एक, ए क्या है भाई हम लोग का, ए है हम लोग का 10, है ना, ए हम लोग का क्या होता है 10 होता है। तो 10 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 1 0 1 0। अच्छा इसको भी कैसे समझेंगे, मैंने क्या बोला, 1 प्लेस, ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 8। तो यहाँ पे देखिए 8 पे मेरा 1 है और 2 पे 1 है, जहाँ जहाँ 0 होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 वाले पे 0 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, और 1 वाले पे भी 0 है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 8 पे है और 2 पे है ना। आपको पता है ना, 1 प्लेस 2 4 8, आप समझ गए होंगे, ये लाइन से जा रहा राइट टू लेफ्ट, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 128 ऐसा है। तो हम लोग का 8 पे है 2 पे, तो 8 + 2 10। तो इसलिए हम लोग का ये बाइनरी में हो गया 1 0 1 0, है ना। फिर देखिए बी क्या होता है, बी होता है हम लोग का 11। तो 11 को भी सेम वही 1 2 4 8। तो हम लोग को 11 करना है तो मैं 4 पे 0 रखूँगा, बाकी 8 पे 1 और 8 + 2 हो गया 10 और यहाँ पे 1 पे 1 यानी कि 11। तो इस तरह से हम लोग का बी का हो गया बाइनरी ये, ठीक है। ये सब सिंपली है, याद कर सकते हो। अब देखिए तो बाइनरी में मैंने चेंज कर दिया, तो एफ ए बी 16 का बाइनरी क्या हो जाएगा, इन सबको एक साथ लिख देंगे, ठीक है। एफ का जो है 1 1 1 1 वो लिख दिया, फिर 1 0 1 0 तो वो लिख दिया, और फिर 1 0 1 1 तो वो लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बाइनरी में। अब बाइनरी में हो गया तो हम लोग को क्या करना है, ऑक्टल में करने के लिए ग्रुप बनाएंगे 3 का, समझे, कहाँ से, राइट से, है ना, यानी कि राइट से हम लोग का ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले इस 3 का ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया, देखिए 0 1 1 लिख दिया, फिर नेक्स्ट वाले 3 का यानी कि 1 0 1 का, है ना, तो वो लिख दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वाले का तो क्या हो गया 0 1 1, है ना, ये वाला, तो वो लिख दिया 0 1 1। हमेशा राइट से पढ़िए, राइट से, आई नो आपको लेफ्ट में दिख रहा है पर राइट से पढ़िए ऐसे। तो ये हो गया। उसके बाद फिर लास्ट क्या बचा, तो 1 1 1 बचा, तो यहाँ पे 1 1 1 लिख दिया। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे कोई और वैल्यू बच जाता, फॉर एग्जाम्पल एक और 1 बच जाता एक्स्ट्रा, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए एक एक्स्ट्रा 1 बच जाता तो हम लोग उसके आगे 0 लगा देते, 2 तो समझे, खुद से 0 लगा के उसको 3 का सेट बना देते। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने ऑक्टल में मतलब इसका 3 का ग्रुप बना दिया है। अब देखिए 3 का ग्रुप बना है, तो अब चलिए जितना भी ग्रुप है उसको हम लोग ऑक्टल में लिख लेते हैं। तो ये बाइनरी हुआ, तो सबसे पहले 1 1 1, तो आपको पता है वही वाला सेम प्लेस, ये फर्स्ट 1 2 4, यानी कि देखिए 4 पे 1 है तो 4 वाला वैल्यू को लेंगे, फिर 2 पे है तो 4 2 6 और फिर 1 पे है तो 4 2 6 + 1 7। तो इसलिए 1 1 को क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, ठीक है। ये आप 1 2 बार देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। फिर आया 1 1 0, तो फिर क्या है 1 पे 1 2 4, है ना, तो किस पे 4 पे है और 2 पे है तो 4 + 2 6 और 1 वाले पे तो 0 है तो उसको लेंगे नहीं, तो 4 + 2 6 हो गया, है ना। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 4, तो 4 पे है और 1 पे है ना, 2 वाले पे नहीं है तो 4 + 1 क्या हो गया 5, तो वो लिख दिए। देखिए यही सब चीज़ को लिख रहे हैं, ये जो जितना लिखा है इसी को हम लोगों ने ऑक्टल में कर रहे हैं एक एक करके। तो 1 0 1 हो गया। अब ये है क्या 0 1 1, तो यहाँ पे फिर से वही 1 2 4, तो देखिए 4 पे तो 0 है उसको ले लेंगे नहीं, 2 और 1 पे तो 2 + 1 3। तो ये हम लोगों ने सबको ऑक्टल में कर दिया, बस सिंपली वैल्यू डाल दो। तो सो एफ ए बी 16 क्या हो गया, 1 1 का क्या होता है 7, ये 1 1 0 का क्या होता है 6 तो 7 6, ये 1 0 1 का क्या होता है 5 तो 5, और 0 1 1 का क्या होता है 3 तो 3, 7 6 5 3, ये होगा हम लोग का ऑक्टल में। ये जो हेक्साडेसिमल है उसका ऑक्टल क्या हुआ 7 6 5 3।
समझे, काफ़ी इजी। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, तो स्काई स्ट्रिंग द एस्केप सीक्वेंस टू UTF-8 में। ठीक है, तो ये हम लोग का स्काई स्ट्रिंग है। ठीक है, स्काई स्ट्रिंग जो है द एस्केप सीक्वेंस, हम लोग को इसको UTF में चेंज करना है। तो देखिए, द स्काई स्ट्रिंग द एस्केप सीक्वेंस कैन बी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड इन UTF-8 since UTF-8 is backward compatible with ASCII for the first 128 कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि देखिए हम लोग ASCII स्ट्रिंग जो है ना, ये द एस्केप सीक्वेंस, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं UTF-8 में, क्योंकि UTF-8 जो होता है ना वो बैकवर्ड कंपेटेबल है। यानी कि मतलब ASCII का आप समझिए अपग्रेडेड वर्जन है UTF-8, लेकिन UTF-8 का ना ये है कि उसका जो फर्स्ट 128 कैरेक्टर है ना ASCII वैल्यू का, वो सेम ही होता है UTF-8 में भी, है ना। मतलब ASCII में कुछ है, UTF-8 में उसका अपग्रेडेड वर्जन है, उससे ज़्यादा कुछ है, लेकिन ASCII वैल्यू का जो 128 शुरू का जो कैरेक्टर्स है वो UTF-8 में सेम ही होता है। इसलिए अगर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट ये वाला लाइन लिख के कि भाई दोनों सेम ही होता है, इसलिए हम लोग का ये जो द एस्केप सीक्वेंस है UTF-8 में भी यही रहेगा, द एस्केप सीक्वेंस ही रहेगा। तो वो देखिए, ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग कॉरेस्पेंड टू इट्स ASCII वैल्यू विच इज सेम इन द UTF-8, यानी कि जितना भी वैल्यू है इसके अंदर सब हम लोग का UTF-8 में भी सेम ही जगह पे होगा, सेम ही चीज़ होगा। इसलिए हम लोग इसको लिख के ये वाला सेंटेंस लिखे और फिर डायरेक्ट लिख देंगे ASCII स्ट्रिंग दिस और UTF इज ऑल्सो दिस द एस्केप सीक्वेंस। समझे, हालांकि यहाँ पे मैं लिख के बता भी दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो T है, ये पहला कैरेक्टर है, T का क्या होता है, तो UTF-8 में इसको हम लोग लिखते हैं U+0074। ये सब वैल्यू होता है, याद करने का चीज़ है ASCII में कि T कहाँ आता है तो 74 पे आता है, H कहाँ पे आता है तो 68 पे आता है, E कहाँ पे आता है तो 65 पे आता है। और देखिए ये जो स्केप है ना, मतलब स्पेस जो है उसको भी हम लोग काउंट करते हैं, तो स्पेस कितना पे आता है तो 20 पे आता है। ये सब होता है ASCII वैल्यू के अंदर। तो ये सब चीज़ खैर याद करने वाला है, आप ये सब लिखो ना लिखो, बस इतना लिख दो कि भाई ASCII वैल्यू जो होता है वो UTF-8 में भी 128 पे सेम ही रहता है, इसलिए दैट्स वाई बस UTF-8 भी यही होगा, इतना लिख के हो सकता है, खत्म। सो द आप ये सब याद करने की चीज़ है, उसको इग्नोर कीजिए। सो द UTF रिप्रेजेंटेशन इज सिंपली द सेम सीक्वेंस बाई वर्ड्स एज द ASCII स्ट्रिंग। तो UTF की क्या हो गया, द एस्केप सीक्वेंस, सेम चीज़ है ना, सेम एज ASCII, ऐसे करके आपने लिख दिया, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या, ऑक्टल 765 को डेसिमल में बदलना है। ठीक है, ऑक्टल का हम लोग को पता है बेस होता है 8, है ना, तो ऑक्टल का बेस होता है 8। तो यहाँ पे देखिए, टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय 8 to the power n where n is the position index from right starting at 0। यहाँ पे मैंने डबल n लिख दिया है, माफ कीजिएगा, सिर्फ एक n होगा। where n is the, ये जो n है वो बता रहे कि n क्या है, पोजिशन इंडेक्स फ्रॉम दी राइट स्टार्टिंग एट 0, है ना। हम लोग को फिर से राइट से करना है, हम लोग को क्या करना है कि ऑक्टल में चेंज करने के लिए ना सारे वैल्यू को हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है 8 to the power n से। ठीक है, और n को हम लोग को स्टार्टिंग में 0 से शुरू करना है और राइट से शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, नीचे से देखिए हम लोग का 5 है ना, तो हम लोग 5 को लिख रहे हैं, तो 5 इंटू मल्टीप्लाई करना है, मैंने बोला मल्टीप्लाई 5 इंटू 8 to the power 0, है ना। मैंने क्या बोला, राइट से करना है। अभी देख रहे हैं स्टार्टिंग एट 0 फ्रॉम राइट, तो राइट से किया तो पहले 5 को करेंगे 8 to the power 0 से मल्टीप्लाई, फिर 6 आया तो 6 को करेंगे 8 to the power 1 से मल्टीप्लाई, फिर 7 है तो 7 को करेंगे 8 to the power 2 से मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए यहाँ पे और भी सेंटेंस होता है 3 4, तो 3 को करते 8 to the power 3, फिर मान लीजिए 4 होता तो 4 को करते 8 to the power 4, इस तरह से सबका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बारी बारी से लिख दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 5 इंटू 1 5, 8 का पावर 8 तो 6 इंटू 8 48, 8 का पावर 2 64, 64 इंटू 7 448, और बस ये सब जितना जो है सबको ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का 3 ही था, सबको ऐड करेंगे 448 48 प्लस 5 आ जाएगा हम लोग को 501, यही हो गया हम लोग का डेसिमल में। देयरफॉर 765 जो हम लोग का ऑक्टल है उसका डेसिमल हो गया 501। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल दिया ऑक्टल टू डेसिमल। यही था क्वेश्चन नंबर बी, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का सी क्या बोल रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन CLV एंड CAV टाइप ऑफ डिस्क ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, CLV का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन अ CLV बेस्ड डिस्क द गोल इज टू इंश्योर अ कांस्टेंट रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट लीनियर। ठीक है, मतलब कि ये जो CLV होता है ये आप लोगों का डिस्क के अंदर होता है, ऑब्वियस सी बात है।
इसका गोल क्या रहता है कि हम लोग कांस्टेंट रेट में डेटा ट्रांसफ़र करें। यानी कि अगर मेरा स्पीड है डेटा ट्रांसफ़र करने का 1 सेकंड में 10 डेटा, तो वो हर डिस्क में, डिस्क के किसी भी कोने में वही काम हो, 1 सेकंड में 10 ही डेटा ट्रांसफ़र हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा करीब हो या फिर बहुत ज़्यादा दूर हो, सब में एक ही तरह से काम करे। समझे? तो ये सबसे मेन बात हुआ कि CLB का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डेटा को कांस्टेंट रेट में ट्रांसफ़र करना है। दिस इज अचीव्ड बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क सरफेस अंडर द रीड राइट हेड। तो ये हम लोग कैसे अचीव करते हैं? हम लोग मेंटेन करते हैं कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, मतलब डिस्क का सरफेस का जो वेलोसिटी होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं रीड राइट हेड के अंदर। रीड राइट हेड क्या होता है? मतलब मान लीजिए ये हम लोग का डिस्क है, समझे? तो हम लोग को जिस भी एरिया में, मान लीजिए ये हम लोग का पहला ट्रैक है, ये है दूसरा ट्रैक, ये जो है गोल गोल, फिर ये तीसरा ट्रैक, ये चौथा ट्रैक, इस तरह से। तो हम लोग का रीड राइट हेड है, तो मतलब वही मेन जगह है कि हम लोग पहले डिस्क में जाते हैं। तो जो जा रहा है ना, मान लीजिए ये हम लोग का जो मैं कर्सर जो दिख रहा है आपको, ये येलो ये मेरा रीड राइट है। तो मैंने पहला ट्रैक पे आया, मेरे को यहाँ से डेटा नहीं लेना, फिर मैं दूसरा ट्रैक पे आया, यहाँ से भी नहीं लेना, फिर मैं तीसरा ट्रैक पे आया। तो ये जो मैं आ रहा हूँ ना, यही मेरा रीड राइट है, समझे? फिर मैं यहाँ पे आया तीसरा ट्रैक में, इस सेक्टर में जाके मेरे को जो डेटा रीड करना है मैंने रीड कर लिया और फिर मैं चला गया, समझे? तो ये जो मेरा कर्सर था यही हुआ रीड राइट। तो वही होता है कि हम लोग मेंटेन करते हैं लीनियर वेलोसिटी डिस्क का रीड राइट हेड के अंदर। टू अकम्प्लिश दिस द रोटेशनल स्पीड यानी कि RPM जो होता है वो डिस्क का वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड। ये हम लोग का अलग अलग होता है, ठीक है? ये हम लोग को पाने के लिए कि जो कांस्टेंट रेट हो, उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, रोटेशनल स्पीड को ना, ये हम लोग का अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रहता है। मान लीजिए ये सेंटर के सामने है तो ये ज़्यादा तेज़ घूमेगा और ये जो दूर वाला है वो धीरे धीरे घूमेगा, ताकि कांस्टेंट रेट में हम लोग का डेटा ट्रांसफर हो सके, ठीक है? अब देखिए मैकेनिज्म क्या होता है। व्हेन द रीड राइट हेड इज नियर द सेंटर ऑफ द डिस्क, है ना, द डिस्क स्पिन फास्ट, है ना। यानी कि अगर हम लोग का जो रीड राइट हेड है अगर वो एकदम सेंटर के पास है, तो ये जो डिस्क है ना, ये वाला, ये हम लोग का तेजी से घूमेगा, है ना। एज द हेड मूव टुवर्ड्स द आउटर एज द रोटेशनल स्पीड डिक्रीज। फिर अगर हम लोग का जो ये हेड है, ये जो मेरा वही कर्सर वाली बात है, इसको हेड समझिए, ये अगर मेरा दूर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे घूमेगा, समझे? दिस वेरिएशन इन रोटेशनल स्पीड इंश्योर दैट द सरफेस पासिंग अंडर द हेड मूव्स एट द सेम लीनियर वेलोसिटी वेदर एट द सेंटर और एज ऑफ द डिस्क, ठीक है? यानी कि ये हम लोग का दिखाता है कि भाई अगर हम लोग सामने हैं तो यहाँ पे जल्दी जल्दी घूम रहा है। देखिए यहाँ पे छोटा जगह है तो इसके अंदर डेटा भी होगा, तो हम लोग को इसको जल्दी जल्दी घुमाना होगा ताकि इसका जो अंदर का जो डेटा है वो रीड हो सके। और ये जो बाहर है, बाहर में तो बहुत सारे डेटा होंगे, है ना, बहुत सारे डेटा होंगे। तो अगर मैं इसको भी सेम स्पीड पे घुमाऊंगा तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा डेटा रीड करने लगेगा, है ना। इसलिए मेरे को बाहर वाले को स्लो स्लो घुमाना होगा ताकि कॉन्स्टेंट रेट में मिले, जो सामने वाले से मिल रहा था छोटे वाले से, वही बड़े वाले से भी मिले। यही होता है हम लोग का इसका मैकेनिज्म, है ना। उसका देखिए एप्लीकेशन क्या होता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉमन इन ऑप्टिकल डिस्क सच एज CDs एंड DVDs वेयर मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट डेटा रेट्स इज क्रिटिकल फॉर मीडिया प्लेबैक्स। तब देखिए ये कहाँ यूज़ होता है कॉन्स्टेंट लीनियर हम लोग का, CD और DVD में, जहाँ पे पहले हम लोग मूवी देखते थे DVD में, मतलब आप लोग देखे होंगे कि नहीं, मैं देखा हूँ, मैं भी ज़्यादा नहीं देखा हूँ पर देखा हूँ। तो DVD में क्या होता है कि भाई कॉन्स्टेंट रेट में हम लोग को वहाँ पे डेटा मिलना चाहिए ना। ये थोड़ी होता है कि मूवी का अगर मान लीजिए एकदम तेज़ी से ही देने लगेगा तो फिर मूवी हम लोग को समझ नहीं आएगा, है ना, जो वीडियो चल रहा है वो समझ नहीं आएगा। तो उसको कांस्टेंट रेट में देना है ताकि अच्छे से विजुअल्स मिले। इसलिए हम लोग का ये यूज़ होता है हम लोग का CD DVD में, है ना, कि जहाँ से हम लोग को कंसिस्टेंट डेटा रेट चाहिए, है ना। तो ये हो गया CLB। अब देखिए CAV मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो ये क्या होता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में कॉन्सेप्ट क्या है, इन अ CAV बेस्ड डिस्क द डिस्क रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ द रीड राइट हेड। तो देखिए नाम से एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका मेन ये क्या है कि हम लोग का कांस्टेंट रेट में घूमेगा, समझे। इसका क्या था कि भाई कांस्टेंट रेट में डेटा ट्रांसफर करेगा। इसका है कि भाई मैं कांस्टेंट रेट में घूमूंगा, चाहे मैं बहुत करीब हूँ सेंटर के या फिर बहुत दूर हूँ, मैं घूमूंगा तो भाई सेम ही स्पीड पे। तो यही हो गया इसका मेन बात कि रोटेट्स होता है वो कांस्टेंट स्पीड पे होता है, वो देखता नहीं है कि भाई रीड राइट कहाँ पे है, सामने है, पास है, दूर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है इसको। द एंगुलर वेलोसिटी मेजर्ड इन रेवोल्यूशन पर मिनट यानी वही RPM रिमेन द सेम अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द डिस्क। वही है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, वो जो रेवोल्यूशन पर मिनट होती है, RPM होती है, वो सब जगह सेम होती है, ठीक है, डिस्क के अंदर। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सिंस द डिस्क रोटेट्स एट द कांस्टेंट स्पीड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सरफेस अंडर द रीड राइट हेड वेरीज। अब देखिए जो हम लोग का डिस्क होता है वो
सेम स्पीड पे रोटेट कर रहा है ना, तब इसके अंदर जो लीनियर वेलोसिटी होती है रीड राइट के अंदर वो अलग होती है, समझे। यानी कि एट द सेंटर ऑफ द डिस्क द सरफेस मूव्स मोर स्लोली, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ द डिस्क होता है, मतलब डिस्क के जो बीच का होता है वो हम लोगों का धीरे धीरे घूमता है, और वही जो आउटर एज होता है, आउटर वाला पार्ट, वो हम लोग का तेजी से घूमता है। इट मूव फास्टर, एज अ रिजल्ट द डेटा डेंसिटी डिक्रीजेज एज यू मूव आउटवर्ड, यानी कि जब हम लोग का, तो इसी वजह से जब ये बाहर वाला स्लो स्लो घूमता है तो यहाँ पे जो डेटा डेंसिटी होती है वो हम लोगों की कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मैकेनिज्म इसका। देखिए एप्लीकेशन, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिपिकल इन हार्ड ड्राइव्स एज वेल एज ओल्डर ऑप्टिकल ड्राइव दैट प्रायोरिटाइज रैंडम एक्सेस ओवर कंसिस्टेंट स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो ये हम लोगों का CAV जो होता है ना, ये हम लोग का रैंडम एक्सेस के लिए, जहाँ पे हम लोगों को रैंडम एक्सेस चाहिए हार्ड ड्राइव वगैरह में, वहाँ पे हम लोग का CAV का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे भाई हम लोग को बारी बारी से जाके नहीं करना होता है, या फिर एक स्पीड पे नहीं होता है काम। मुझे जहाँ पे जो ज़रूरत है मैं उस जगह पे जाके उसके अलग स्पीड्स पे काम करवा सकता हूँ उससे, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस के लिए ये यूज़ होता है, इसलिए हम लोग का हार्ड ड्राइव में होता है। ये हो गया हम लोग का, देखिए ये होता है ये CLV वाला कॉन्स्टेंट लीनियर, और ये होता है कॉन्स्टेंट एंगुलर। देखिए एंगुलर के अंदर जो है हर चीज़, मतलब जो डिस्क के अंदर जो सेक्टर हैं वो सब सेम होते हैं, और ये लीनियर का आपको पता है, ये सामने वाला इसके अंदर कम डेटा रहेंगे, तो देखिए इसके अंदर 3 ही पार्ट है, 3 सेक्टर है, 1 to 3, और ये बाहर देखिए बहुत ज़्यादा सेक्टर है, ठीक है। तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी घुमाना पड़ता है, इसको स्लो स्लो घुमाना पड़ता है, ताकि डेटा हम लोगों को सेम स्पीड में मिले। लेकिन इसमें ये वाली बात नहीं होती है। देखिए इसके अंदर का जो लास्ट मतलब एंड वाला पार्ट है, उसमें भी सेम नंबर ऑफ सेक्टर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बाहर वाले में भी 8 ही सेक्टर है, समझे। तो इसलिए भाई हम लोगों को इसको क्या करना होता है ना, ये जो ये वाला है नीचे वाला पार्ट, इसको हम लोग को स्लो स्लो घुमाना होता है, ताकि हम लोग, इसके अंदर भी भाई सेम ही डेटा है, तो अगर हम लोग इसको तेज तेज घुमाएंगे तब तो भाई ये जल्दी जल्दी रीड कर लेगा डेटा को, और अगर फिर हम लोग इसको अगर स्लो स्लो घुमाएंगे तो ये ऑलरेडी इतना दूर दूर है, अगर इसको और स्लो घुमाएंगे तो और ये स्लो डेटा देगा, है ना। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी घुमाते हैं, और इस वाले के पार्ट को हम लोग, मतलब सॉरी, इस वाले पार्ट को हम लोग धीरे धीरे घुमाते हैं, और इस वाले पार्ट को जल्दी जल्दी घुमाते हैं, ताकि डेटा हम लोगों का अच्छे से रीड हो सके। तो यही हो गया भाई हम लोगों का CLV और CAV के बारे में, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक्सप्लेन टू वे सेट एसोसिएटिव कैच मैपिंग विद अ सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए ये जो कैच मैपिंग है ना, ये एसोसिएटिव वगैरह, इसका मैंने MCS 12 में भी बताया था, वो अलग ढंग का क्वेश्चन था, लेकिन उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ MCS 12 को ज़रूर देखिएगा, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर देखिए उसको। अब देखिए टू वे सेट एसोसिएटिव कैच मैपिंग, तो ये क्या होता है, तो देखिए टू वे सेट एसोसिएटिव कैच मैपिंग इज अ मेथड यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम टू मैप मेन मेमोरी ब्लॉक्स टू कैच ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये टू वे सेट एसोसिएटिव क्या होता है, एक मैपिंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम लोग का कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो मैप करता है मेन मेमोरी का जो ब्लॉक होता है उसको कैच मेमोरी के ब्लॉक में, समझे। सिंपल समझिए, मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को कैच मेमोरी के ब्लॉक से क्या करना, मैप करना, वही होता है टू वे एसोसिएटिव, समझे। अब देखिए इट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ डायरेक्ट मैपिंग एंड फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, मेकिंग इट अ प्रैक्टिकल चॉइस फॉर बैलेंसिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफिशिएंसी। तो ये क्या करता है, ये हम लोग का कॉम्बिनेशन फीचर है, ठीक है। इसमें हम लोग का डायरेक्ट मैपिंग का भी होता है, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का भी यूज़ होता है, फीचर यूज़ होता है, समझे। और ये जो डायरेक्ट मैपिंग है और ये फुल्ली एसोसिएटिव, मैं इसी की बात कर रहा था, मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बता चुका हूँ, समझे। तो इसमें भाई दोनों का फीचर रहता है कि जिसमें डायरेक्ट मैपिंग भी यूज़ होता है और फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का भी यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये जो होता है भाई, ये हम लोगों का बैलेंस रहता है कॉम्प्लेक्सिटी और इफिशिएंसी के मामले में, समझे। तो टू वे एसोसिएटिव हम लोग समझ गए। अब देखिए कैसे हम लोग का काम करता है, हाउ टू वे सेट एसोसिएटिव कैच मैपिंग वर्क्स। तो पहला होता है कैच ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए द कैच इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेट्स एंड ईच सेट कंटेन्स 2 ब्लॉक्स। अनलाइक डायरेक्ट मैपिंग where each memory blocks map to a specific catch block, here a memory block can map to either of the block within a set, ठीक है। तो देखिए टू वे बोला है ना, टू वे, तो इसलिए हम लोगों का कैच ऑर्गेनाइजेशन जो होगा ना, ये हम लोग का मल्टीपल सेट्स में बनेगा, लेकिन जो सेट्स होगा ना वो हम लोग का 2 वैल्यू कंटेन करेगा, मतलब 2 ब्लॉक्स को कंटेन करेगा, क्योंकि ये टू वे है। इसी तरह से 4 वे भी होता है, 8 वे भी होता है, लेकिन हम लोग से जनरली 2 वे ही पूछता है। तो इसलिए हम लोग का क्या होता है कि कैच जो होता है मल्टीपल सेट्स में डिवाइड होता है, और जितने भी सेट्स होते हैं वो हम लोग का 2 ब्लॉक कंटेन करते हैं, 2 ब्लॉक, ठीक है। और जैसे अनलाइक डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि ईच मेमोरी ब्लॉक्स जो होता है वो एक ही कैच ब्लॉक के अंदर होता है
है ना, वो एक ही मैप मतलब कैच मेमोरी से मैप होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग को किसी मेमोरी ब्लॉक को उठा के, मेन मेमोरी ब्लॉक को उठा के किसी सेट में डालना है तो वो उसी सेट में जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कैच मेमोरी में क्या होता है कि भाई ये सेट होता है लेकिन इसके अंदर 2 ब्लॉक होता है, तो हम लोग अगर इसमें करना चाहें तो उस सेट के अंदर दोनों ब्लॉक में से किसी में भी जा सकता है। 2 वे में ये होता है। और डायरेक्ट में होता है कि भाई अगर वो सेट है उसके अंदर ब्लॉक 1 में जाना है तो ब्लॉक 1 ही में जाएगा, ब्लॉक 2 में नहीं जा सकता। समझे? तो ये हो गया कैच ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा। फिर आएगा एड्रेस मैपिंग। तो अ मेमोरी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो एड्रेस मैपिंग कैसे होता है, तो ये हम लोग का 3 पार्ट में डिवाइड होता है, टैग, सेट इंडेक्स और ब्लॉक ऑफसेट। तो ये टैग क्या होता है, आइडेंटिफाइज इफ द ब्लॉक इज इन द कैच। ठीक है, तो टैग हम लोग को बताता है कि भाई ये जो ब्लॉक है मतलब ये ब्लॉक जो है ये हम लोग को कैच के अंदर है कि नहीं। ठीक है, ये सेट इंडेक्स बताता है कि डिटरमाइन द स्पेसिफिक सेट इन द कैच। सेट इंडेक्स बताता है कि भाई ये जो कैच मतलब कैच के अंदर कौन से सेट में ये वाला वैल्यू हम लोग का स्टोर है। समझे? एड्रेस स्टोर है वो बताएगा। और फिर ब्लॉक ऑफसेट है, लोकेट एट द एग्जैक्ट डेटा विद इन द ब्लॉक। ब्लॉक ऑफसेट हम लोगों को सेट बता दिया भाई कि कहाँ पे है ना, किस सेट के अंदर है। और ये ब्लॉक ऑफसेट बताता है कि एग्जैक्ट डेटा उस ब्लॉक के अंदर एग्जैक्ट डेटा कहाँ पे है जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो हम लोग का ब्लॉक ऑफसेट बताता है। समझे? तो एड्रेस मैपिंग इस तरह से होता है। फिर आता है रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ये एक्स्ट्रा बात है, मतलब आगे की बात है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होता है, इफ बोथ ब्लॉक्स इन अ सेट आर ऑक्यूपाइड द सिस्टम यूजेस अ रिप्लेसमेंट पॉलिसी लाइक लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और LRU टू डिसाइड विच ब्लॉक टू रिप्लेस। देखिए ये बात की बात है कि मान लीजिए कोई हम लोग को डेटा लेना है कैच मेमोरी के अंदर। अब अगर उसका जो सेट है, जितना भी यहाँ पे हम लोग का 2 सेट बनता है, अगर हम लोग का दोनों जो सेट है ब्लॉक ऑफ सेट जो है वो ऑक्यूपाइड है, यानी कि दोनों के अंदर कोई वैल्यू है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट पॉलिसी करेंगे, यानी कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगाएंगे। लाइक जैसे कि LRU हो गया, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस ब्लॉक के अंदर हम लोग को इस डेटा को रिप्लेस करना है, ये जो नया आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब आगे की बात होती है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल में। अगर आप लोग को बोलेगा तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, है ना। ये हो गया हम लोग का भाई कैच मेमोरी, आप लिख लीजिएगा एकदम अच्छे से, यहाँ पे मैं हल्का हल्का दिखाया हूँ। तो ये हो गया कैच मेमोरी। देखिए कैच मेमोरी हम लोग का पार्ट में डिवाइड है 0 1 2 3 को 4 पार्ट में। ठीक है, इसको ये है हम लोग का भाई मेन मेमोरी। ठीक है, आप समझिए मेन मेमोरी है, इसके अंदर भाई 64 वर्ड्स है, ऐसा समझिए 64 स्टोरेज है नॉर्मल भाषा में। तो ये हो गया 64 स्टोरेज। अब देखिए हर स्टोरेज ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब कि ब्लॉक के वाइज में। तो ये हो गया हम लोग का 0 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, इस तरह से हम लोग का 15 ब्लॉक तक है। ठीक है, हर ब्लॉक के अंदर 4 वैल्यू आएगा। ये हम लोग का ऑलरेडी डिसाइडेड, हम लोगों ने लेट कर लिया ये चीज़। ठीक है, कि हर ब्लॉक के अंदर भाई हम लोग का 4 वैल्यू आ सकता है। तो अगर मान लीजिए हर ब्लॉक के अंदर 4 वैल्यू आएगा और टोटल हम लोग का 64 वैल्यू है, तो अगर हम लोग 4 को 64 से करेंगे तो ऐसा 15 ही आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग का टोटल ब्लॉक कितना बनेगा, तो 15 बनेगा। और हर ब्लॉक के अंदर 4 वैल्यू होगा। तो ये जो 0 1 2 3 लिखा है ये हम लोग का ब्लॉक है। ठीक है, ये हो गया मेन मेमोरी। सेम विथ, अब देखिए 64 वर्ड है। ठीक है, और कैच का साइज मेरा 16 है। तो अगर 64/16 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। यानी कि हम लोग का कैच का जो साइज होगा, कैच का जो सेट बनेगा वो भी हम लोग का 4 ही बनेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कैच का साइज क्या बना, 0 1 2 3, है ना। ये हम लोग का कैच मेमोरी बना है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वही लिखा है 4 वर्ड्स का होता है भाई हम लोग का ब्लॉक सेट, है ना। यानी कि ब्लॉक सेट के अंदर कितना वैल्यू आएगा, तो 4 वर्ड आएगा। फिर देखिए NCL यानी कि नंबर ऑफ कैच लाइन, लाइन बोलते हैं कैच लाइन, ये सब जो है कैच लाइन। तो वो कितना होगा, तो अब ऐसी बात है 16 है और हम लोगों का 4 का सेट बना है ना। तो 4 का सेट बनेगा तो 16 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, तो 4 लाइन, यानी कि यहाँ पे हम लोग का 4 लाइन बना। फिर NBS मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक सेट, है ना। ब्लॉक सेट कितने हैं, तो 64, वही 64/4, है ना। तो 64/4 क्या हो गया, 16 ब्लॉक। तो इस तरह से हम लोगों ने 16 ब्लॉक बना लिया है 0 से लेकर 15 तक। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया था आपको। अब देखिए 2 वे सेट एसोसिएशन में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई ये जो ब्लॉक है ना वो किस सेट पे है, मतलब किस सेट पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का ये 2 वे बोला है ना, तो इसलिए ये जो कैच मेमोरी है, यहाँ देखिए ये जो कैच मेमोरी है इसके अंदर जो 4 लाइन है ये हम लोगों का 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 2 वे मतलब मैंने क्या बोला था, हर सेट के पास 2 ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया पहला सेट ऊपर वाला 0 1, ये हो गया हम लोग का पहला सेट, और ये जो 2 3 है ये हो गया हम लोग का दूसरा सेट। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्लॉक्स है वो किस सेट में जा रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग को मान लीजिए ये जो 0 वाला ब्लॉक है, मतलब ये जो वर्ड है
मतलब समझिए डेटा, समझिए जीरो वर्ड W0 जो है ये हम लोग का किस में जाएगा, किस सेट में जाएगा, तो उसको निकालने का क्या होता है, तो हम लोग जीरो को निकाल रहे हैं तो जीरो मॉड, हम लोग 2 वे निकाल रहे हैं तो इसलिए हम लोग जीरो मॉड 2 करेंगे। तो जब हम लोग जीरो मॉड 2 करते हैं तो वो आता है जीरो। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि भाई ये जो जीरो वाला जो इंडेक्स है, ये भाई जीरो वाला जो ब्लॉक है ये हम लोगों का सेट जीरो में जाएगा। ठीक है, मतलब सेट 1 2 नहीं करेंगे हम लोग, सेट जीरो और 1 करेंगे, समझे, सेट 1 2 नहीं करेंगे, सेट जीरो सेट 1 ये हुआ। तो हम लोग को इससे पता चला कि ये जो ब्लॉक है ये भाई हम लोगों का सेट जीरो का है, यानी कि ये 0 1 का है। तो हम लोग इसको किसी में भी डाल सकते हैं, जीरो में भी 1 में भी, समझे, ये हो गया। फिर मान लीजिए अगर मेरा 1 वाला ब्लॉक है, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये किस सेट का है। ठीक है, तो वही करेंगे 1 मॉड 2, तो उसको करेंगे तो मॉड का आपको पता होगा, मॉड निकालना जानते होंगे, बेसिक बात है। तो 1 मॉड 2 करेंगे तो ये आएगा 1। तो 1 से हम लोग को क्या पता चला कि भाई ये जो है ना ब्लॉक 1 जो है ये भाई हम लोगों का ये नीचे वाला सेट का है, यानी कि सेट 1 का है, तो 2 3 में से किसी में भी चला जाएगा। सेम भी अगर मान लीजिए मैं 2 वाले ब्लॉक को निकालना चाहता हूँ तो 2 मॉड 2 करूँगा तो आएगा 0। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो ब्लॉक 2 है ये हम लोगों का सेट 0 का है, यानी कि 0 1 में से किसी में भी जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग का ये होता है 2 वे सेट एसोसिएशन। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ये छोटा मोटा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD देख लिया है। आपको पता है कि अगर ये वाला PDF चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, है ना। MCS 12 का भी ज़रूर देख लीजिएगा, और मैंने जो MCS 201 है इसको ऑलरेडी करवा दिया हूँ, और आने वाले समय में मैं आपके सेकंड सेमेस्टर का सभी करवा दूंगा, 201 202 203 205 204 5, है ना, FE 202 सब कुछ। और अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है कोई भी सब्जेक्ट में तो मैं उन सबका ऑलरेडी सॉल्यूशन करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर, तो आप वो सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इग्नू में प्रीवियस ईयर से करना है सबसे बेस्ट, है ना। अगर आप प्रीवियस 4 साल यानी कि 8 पेपर को अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। तो मैं वही प्रीवियस ईयर करवाता हूँ, तो अगर आपको कोई बैक लगा है तो आप उसको देख लीजिएगा, और इस सेमेस्टर का भी सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में, है ना, एकदम लास्ट में एक वीडियो है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और आपसे जो बन पाता है ज़रूर सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, आपकी सपोर्ट की मुझे नीड रहती है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।